हरिहर काका मिथिलेश्वर द्वारा रचित है। इसके मुख्य पात्र हैं हरिहर काका स्वयं, महंत और हरिहर काका के भाई। जो पाठ है वो जिस पर आधारित है वो है धन के लालच में पारिवारिक संबंधों को महत्व ना देना। वृद्ध निसंतान हरिहर काका की 15 बीघे जमीन के लालच में तीनों भाइयों द्वारा अपनी पत्नियों व बेटों को हरिहर काका की सेवा के निर्देश दिए गए, लेकिन घरवालों द्वारा उपेक्षित होने पर ठाकुर बाड़ी के महंत द्वारा काका की जमीन के लालच में शुरू में उनकी आवभगत और न मानने पर हत्या का प्रयास। भाइयों द्वारा पुलिस बुलाकर काका को ठाकुर बाड़ी से आजाद कराना। अब भाइयों द्वारा जबरदस्ती जमीन अपने नाम कराने के प्रयास में हरिहर काका पर जुल्म ढाया जाता है। पुलिस द्वारा उन्हें मुक्त कराया जाना और अंत में परिवार से अलग पुलिस की निगरानी में रहना तथा मानसिक तनाव से गूंगेपन का शिकार हो जाना ही इस कहानी का सारांश है। पाठ सपनों के से दिन गुरदयाल सिंह द्वारा रचित है। बचपन में लेखक व उसके साथ ही दिन भर मौज मस्ती करते। स्कूल और पढ़ाई कैद के समान लगती। गर्मियों की पूरी छुट्टियां ननिहाल में लाड प्यार में और मस्ती में बिताते। विद्यालय में पीटी मास्टर प्रीतम चंद कठोर और अनुशासन प्रिय अध्यापक हैं। उनके द्वारा बच्चों को नीली पीली झंडियों द्वारा स्काउटिंग का अभ्यास कराया जाता और उनसे मिली शाबाशी छात्रों के लिए फौज के मेडल जैसी लगती। गांव में नौटंकी के जरिए एक फौज में भर्ती होने के लिए आकर्षित करना, धन की कमी के चलते लेखक द्वारा पुरानी पुस्तकों से पढ़ाई करना, नई पुस्तकें पढ़ने की ललक होना, प्रीतम चंद द्वारा विद्यालय में छात्रों को कठोर दंड देने पर हेडमास्टर साहब द्वारा उन्हें निलंबित करना, अपने घर पर प्रीतम चंद का तोतों को बादाम छीलकर खिलाना सहृदयपूर्ण व्यवहार आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। राही मासूम रजा द्वारा रचित टोपी शुक्ला। टोपी और इफ़न में गहरी मित्रता है। इफ़न की दादी टोपी और इफ़न दोनों को बहुत प्यार करती हैं। टोपी को अपनी दादी से बिल्कुल लगाव नहीं था। टोपी द्वारा अपनी माँ को अम्मी कहने पर उसकी दादी से ने बहुत हंगामा किया और माँ ने उसकी बहुत पिटाई की। टोपी का भाई मुन्नी बाबू भी उसे बहुत परेशान करता था। इफ़न की दादी के मरने के और इफ़न के पिता का तबादला होने पर टोपी बिल्कुल अकेला हो गया। इफ़न के परिवार के जाने के बाद नए कलेक्टर साहब के बच्चों से टोपी की दोस्ती नहीं हो पाई, वरन उन्होंने टोपी को कुत्तों से कटवा दिया। ऐसे में घर की नौकरानी ने टोपी का दुख समझ उसे अपनत्व दिया। दूसरी तरफ एक ही कक्षा में 2 बार फेल होने पर टोपी को कक्षा में सर्वंदा होना पड़ा, लेकिन तीसरी बार वो आखिर में पिता के चुनाव हार जाने पर के बाद जैसे तैसे पास हो जाता है। मीरा के पद। इसका सारांश कुछ इस प्रकार है। पहले पद में मीरा श्रीकृष्ण से द्रौपदी प्रहलाद एरावत हाथी के उदाहरण द्वारा अपनी पीड़ा यानी भीड़ हरने का आग्रह करती हैं। दूसरे पद में प्रभु की सेविका बन उनके लिए बाग लगाने और दासी के कार्य करने और प्रभु के दर्शन पाने की अभिलाषा व्यक्त करती हैं। कविता पर्वत प्रदेश में पावस सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। इस कविता में वर्षा ऋतु में पर्वतीय सौंदर्य का मानवीकरण किया गया है। सारांश कुछ इस प्रकार है। कवि ने वर्षा काल में पल पल परिवर्तित प्रकृति का वर्णन किया है। पर्वत पर खिले हजारों फूलों को उनकी आंखें, तालाब के पानी का दर्पण, झरों से झरते पानी को मोतियों की लड़ियों और पेड़ों को मन की आकांक्षाएं बताया है। वर्षा काल में पर्वत पंख फैला आसमान में उड़ता प्रतीत होता है। शाल के वृक्ष भय से धरती में धंसे और तालाब के जल में आग लगी प्रतीत होती है और ऐसा लगता है इंद्र देवता कोई जादू बिखेर रहे हों। कर चले हम फिदा कैफी आजमी द्वारा रचित है। कविता सैनिकों के बलिदान की गौरव गाथा बयां करती है। यह कविता 1962 के भारत चीन युद्ध पर आधारित है, जो हकीकत फिल्म के लिए लिखा गया था। युद्ध में अपने अपने प्राणों का बलिदान देता सैनिक अन्य साथियों से देश की रक्षा हेतु कुर्बान होने का आह्वान करता है। देश पर आए संकटों का सामना करते हुए हेतु तत्पर रहने व भारत माता की रक्षा करने हेतु वह समस्त देशवासियों को प्रेरणा देता है और उन्हें उनके कर्तव्यों का स्मरण कराता है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है मनुष्यता। इस कविता में परोपकार, दया, उदारता आदि मानवीय गुणों का महत्व बताया गया है। मनुष्य को अपना जीवन दूसरों की भलाई में लगाना चाहिए, क्योंकि स्वयं के लिए जीना पशु प्रवृत्ति के समान है। रंतिदेव, दधीची, उशीनर आदि के उदाहरण से त्याग का महत्व बताया गया है।
मृत्यु से डरे बिना गौरवपूर्ण मृत्यु का वर्ण करना चाहिए। सब ईश्वर की संतान हैं, अतः आपसी मेलजोल व सहायता द्वारा जीवन में आगे बढ़ें। ऐसे व्यक्ति को की सहायता हमेशा ईश्वर करता है और बाहें फैलाकर उनका स्वागत करता है और अपने गोद में उन्हें स्थान देता है। कविता तोप वीरेंद्र डंगवाल द्वारा रचित है। ये कविता सन 1857 की तोप पर आधारित है। सारांश कुछ इस प्रकार है। कंपनी बाग में रखी भयंकर तोप जिसने सन 1857 में क्रांतिकारियों पर बहुत कहर ढाया, उस तोप को अब वर्ष में 2 बार चमकाया जाता है। अब वह स्थिति में नहीं है कि उसका प्रयोग किया जा सके। बच्चे, चिड़िया आदि उस पर बैठते हैं और केवल खिलौना मात्र बनकर रह गई है। कोई तोप चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, एक ना एक दिन उसका मुंह बंद होना ही होता है। ये कविता और सबसे महत्वपूर्ण संदेश जो हमें ये देती है, इसीलिए उसे कंपनी बाग के मुहाने पर रखा गया है कि हम फिर से किसी भी देश के गुलाम ना बन जाएं और पुनः कोई ऐसी गलती ना करें कि हम फिर गुलामी की ज़िंदगी बसर करें। आत्मत्राण रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। कविता आत्मबल पुरुषार्थ करने हेतु प्रेरित करती है। कविता का सारांश कुछ इस प्रकार है। कविता में कवि प्रार्थना करता है कि प्रभु आप मुझे संकट से मत बचाओ, वरन मुझ में उनका सामना करने की शक्ति दो। सहायक न मिलने पर मेरा बल न हिले, मुश्किलों में मैं हार न मानूं और आप पर कभी भी कोई भी संशय ना करूं। मैं सुख में भी आपको याद करूं, दुख में भी आपको याद करूं और मेरी आस्था आपके प्रति कभी कम ना हो।